नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, हम हिमानी की स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमारी इसमें 2 क्लास हो गई, तो तीसरी क्लास हमारी हिमानी की स्थलाकृति की चल रही है। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था हिमानी क्या होती है, हिम रेखा क्या होती है, हिमानी अपर्दन, निक्षेपण, परिवहन, ये सब कार्य कैसे करती है और अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है। इन सब विषयों पे हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी है। हिमानी क्या होती है, तो ऊंचे जो पर्वत होते हैं आपके, जहां तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, वो ऊपर वाला भाग बर्फ से ढका रहता है और यह बर्फ ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जब नीचे की ओर गति करती है तो इसको कहते हैं हिमानी। हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। ओके। और ये जो ग्लेशियर होता है, ये क्या क्या करता है? अपर्दन भी करता है। अपर्दन का मतलब काटने का काम, और परिवहन भी करता है। अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर कटता है उसको अपने साथ बहा ले जाता है, और बाद में जाके निक्षेपण भी करता है। और ये निक्षेपण का कार्य लगभग ये आगे जाके जहां स्नो लाइन आती है वहां जाके करता है। तो ये अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण तीनों कार्य हिमानी के द्वारा किए जाते हैं। केवल ऊंचे पर्वतों पे ही हिमानी होती है ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आप पृथ्वी पे जब देखोगे तो ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र, जैसे मान लो आपका ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, अलास्का है, साइबेरिया का ऊपर वाला भाग है, या पूरे का पूरा अंटार्कटिका है, वो बर्फ से ढका रहता है। तो वहां पे भी ढाल तो रहती है। तो ढाल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहां भी ग्लेशियर गति करते हैं और वो ग्लेशियर स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ऊंचे पर्वतों पे भी होते हैं। आपको मैंने बताई थी स्नो लाइन, 0 डिग्री पे स्नो लाइन लगभग 6000 मीटर ऊंची होती है। 0 डिग्री पे बर्फ जाके जमती है 6000 मीटर पर, और ध्रुवों की ओर जैसे आप आओगे तो 90 डिग्री पे बर्फ जो होती है वो धरातल पर ही जम जाती है। और यही बर्फ, यही स्नो लाइन, इस स्नो लाइन से ऊपर कोई भी भाग है इधर तो धरातल पे ही जम जाएगी, और बाकी कोई भी पर्वत यदि इससे ऊंचा है तो वहां पे आपकी क्या काम करेगी? हिमानी काम करेगी। और जैसे ये हिमानी स्नो लाइन को पार करके नीचे आएगी, ये नदी बन जाएगी। आपने पढ़ा भी है, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से आती है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से आती है। और इस प्रकार नदी की तरह ही हिमानी भी अपर्दन और निक्षेपण से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। हम पढ़ रहे थे हिमानी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। तो आप एक बार देखें, हिमानी के अपर्दन से जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो आपके सामने है। हमने पढ़ा सबसे पहले यू आकार घाटी, बिल्कुल वी आकार घाटी तो बनाएगी नदी, और यू आकार घाटी बनाएगी हिमानी। क्योंकि हिमानी बर्फ ऐसे चौरस रहती है तो वो किनारों को खड़ा काटती है और तली को चौरस रखती है, उसको कहते हैं यू आकार घाटी। वी आकार घाटी नदी बनाती है, यू आकार हिमानी बनाती है। लटकती घाटी, आप देखिए लटकती घाटी में मैंने कल भी बताया था, जब मुख्य हिमानी में ये मुख्य हिमानी आ रही है और इसमें सहायक हिमानी जो है वो मिले, लेकिन उसका तल ऊंचा हो तो ऊपर से बर्फ जो है वो नीचे गिरती है और वो लटकती घाटी प्रतीत होती है। सर्क मैंने आपको बताया था, आरामदायक कुर्सी के समान स्थलाकृति, ये होती है सर्क। और इसमें जब यहाँ गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में बर्फ भर जाती है, जब ये बर्फ पिघलती है तो ये टॉर्न झील बन जाती है। क्या बन जाती है? टॉर्न झील। हॉर्न,
दोनों तरफ से अपर्दन होते होते और कोई बीच वाला भाग ऐसे पिरामिड की तरह रह जाए तो उसका नाम होता है हॉर्न। और जब दोनों तरफ से अपर्दन के बाद बीच का भाग ऐसे नुकीला नुकीला बीच का भाग रह जाए तो उसका नाम होता है अरेत, अरेत। और जब ऐसे सर्क आमने सामने समान ऊंचाई पे बने और दोनों तरफ से सर्क पीछे हटते हटते और पहाड़ कट जाए और आर पार जाने का रास्ता बन जाए तो उसको कहते कोल। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, इंदिरा कोल। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये हिमानी द्वारा निर्मित एक दर्रा है। उसके बाद आप आ जाओ श्रृंग एवं पुछ और भेड़ पीठ शिला। ये सिर्फ मार्ग में आने वाली चट्टानों के आधार पे ऐसी स्थलाकृति होती है जिनको श्रृंग एवं पुछ और भेड़ पीठ शिला कहते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो इससे आगे की स्थलाकृतियां पढ़ेंगे और इसके बाद हिमानी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज हमारी स्थलाकृति नंबर 10 चलेगी और इसी को हम शुरू करते हैं। ये हमारी स्थलाकृति है और इसका नाम है नूनाटक। क्या नाम है भी? नूनाटक नाम है इसका। अब आपको बेसिकली तो ये नाम याद करने की नूनाटक स्थलाकृति कौन बनाती है, तो नूनाटक स्थलाकृति जो है वो हिमानी बनाती है। ओके, सिर्फ आपके सामने जो दिख रहा है ये आपका नूनाटक है, ये आपका नूनाटक है, ये नूनाटक है। ओके, अब देखो क्या होता है। विस्तृत हिम क्षेत्र में, विस्तृत हिम क्षेत्र में इसके चारों ओर देख लो आप, बर्फ ही बर्फ है बिल्कुल। या हिम नदों में, हिम नदों में बीच में ऊंचे टीले रह जाते हैं। अपर्दित नहीं होता, रह जाते हैं मतलब अपर्दन के बाद रह जाते हैं, जो चारों ओर से, जो चारों ओर से हिम से घिरे होते हैं, जो चारों ओर से हिम से घिरे होते हैं, उन्हें नूनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? नूनाटक। पहला काम है आपका, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि नूनाटक स्थलाकृति हिमानी बनाती है और अपर्दन के द्वारा बनाती है। हिमानी बनाती है और अपर्दन के द्वारा बनाती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिमानी के अपर्दन से निर्मित टीले नुमा स्थलाकृति क्या कहलाती है? नूनाटक, केम, केटिल, हमक, चारों हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। लेकिन ये जो है ये अपर्दन से निर्मित टीला है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। और ये चारों ओर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे एक और नाम से भी पुकारते हैं और वो होता है हिमांतर द्वीप। हिमांतर द्वीप भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हिमांतर, हिम के अंदर द्वीप। आप देख रहे हो चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है, बीच में ऊंचा उठा भाग है, इसको हिमांतर द्वीप भी कहते हैं, नूनाटक भी कहते हैं। इतनी ही बात है इसमें। ओके, ये आपकी एक स्थलाकृति थी। इसके बाद ये भी मैंने आपको नूनाटक दिखाया वापिस से। नूनाटक, ये नूनाटक ही है सारे। आप देखोगे तो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे द्वीप। ये एको की हमने दो दो चित्र रख दिए ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ये सब ऐसे पहाड़ हैं, अपर्दन के बाद बचे हुए हैं। देखो ये बचे हुए हैं और इनके चारों ओर बर्फ है। इसको कहते क्या है? नूनाटक।
नुनाटक। केवल एक बात याद रखनी है, टीले नुमा संरचना और किससे बनती है? अपर्दन द्वारा निर्मित। किसके अपर्दन से निर्मित? हिमानी से। बस, हिमानी के अपर्दन से निर्मित। पीछे ये बात हमने बताई है, तो दूसरा चित्र आपको दिखाया, देखने के लिए ही थोड़ा सा हम बार बार इनको चेक करते हैं। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी। बर्फ के बीच में ऊंचा पहाड़ क्या कहलाता है, बचा हुआ पहाड़ क्या कहलाता है, नुनाटक कहलाता है। बस इतनी सी तो बात है। मरुस्थल में ऐसे ही, जब डेजर्ट में ऐसे बच जाएंगे तो उनको कहेंगे इंसेल बर्फ। जब मैदान में नदी द्वारा बनेगा तो कहलाएगा मोनोडनोक। तो ये आपको कंपेयर कर लेना है अपने दिमाग में, और तीनों तरीके की बातें समझ लेनी है। कोई दिक्कत वाली बात? इसके बाद ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, आप इसको थोड़ा गौर से देखो। गौर से देखोगे तो क्या दिख रहा है? ये ऊपर से हिमानी आ रही थी, ऊपर बर्फ जमी हुई, देखो ये जमी हुई, ऊपर से बर्फ जमी हुई थी। फिर ये बर्फ आई, ऊपर से गिरी, देखो यहां से आप देख रहे हो तो यहां से ऊपर से नीचे गिर रही है, और नीचे गिरने से ये गड्ढा बन गया। फिर ये देखो आप देख रहे हो तो यहां तक ऐसे चल रही है, फिर ऊपर से नीचे गिर रही है, फिर यहां थोड़ा सा खड्डा तो बना लेकिन उसमें पानी भरा नहीं, फिर ऐसे चली, फिर ऊपर से नीचे गिर रही है, फिर ये एक गड्ढा बन गया। आप इसको थोड़ा थोड़ा चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे इधर देखोगे तो ये ऊपर से गिरी, तो यहां देखो ऊपर से नीचे गिरी तो यहां एक गड्ढा बन गया। ये कैसे गड्ढे होते हैं? ये ऐसे होते हैं, जब हिमानी के मार्ग में अनेक सीढ़ी नुमा संरचना होती हैं, तो बर्फ ऊपर से नीचे गिरती है, और जहां ऊपर से नीचे गिरती है वहां गड्ढे बन जाते हैं। वहां क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। और गड्ढे बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन गड्ढों में बर्फ भरी रहती है, और उन गड्ढों में बर्फ भरी रहती है। जब ये बर्फ पिघल जाती है, जब ये बर्फ पिघलती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है। ओके भी? ओके। और तब ये स्थलाकृति बनती है आपकी, जिसका नाम है हिमसोपान। हिमसोपान ये तो आपके हैं, जैसे ये बर्फ आ रही है, ये ऊपर से नीचे गिरेगी, फिर इधर चलेगी, फिर ऊपर से नीचे गिरेगी, फिर इधर चलेगी, फिर ऊपर से नीचे गिरेगी। जहां नीचे गिरेगी वहां गड्ढा हो जाएगा, और उस गड्ढे में बर्फ जमी रहेगी। लेकिन जब बर्फ पिघलेगी तो उसमें पानी भर जाएगा, और पानी भरने से ये आपकी ये जो स्थलाकृति बन रही है, इनका नाम हो जाता है पेटर नोस्टर झील। ये तो बन जाती है पेटरनोस्टर झील, और ये आपके जो सीढ़ी है ये वाली, इनका नाम होता है हिमसोपान। इनका नाम होता है हिमसोपान। ये हिमसोपान होते हैं, और इस प्रकार एक स्थलाकृति बनती है हिमसोपान तथा पेटरनोस्टर झील। इधर आपको रियलिटी में दिखाई मैंने, बर्फ चली, ऊपर से नीचे गिरी, गड्ढा हो गया, फिर ऊपर से नीचे गिरी, यहां गड्ढा हो गया, और ये आपको सब दिख रहा है। ये सब गड्ढे आपको दिख रहे हैं, थोड़े गौर करके देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके। और आपके पास ये पीडीएफ आती है, उसको थोड़ा जूम करके देख लिया करो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए भी इसमें क्या होता है, अगले पेज पे लिख देता हूं इसको ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारी 11 नंबर स्थलाकृति थी, हिमसोपान तथा पेटरनोस्टर झील। हिमसोपान तथा पेटरनोस्टर झील,
हिम सोपान तथा पेटरनोस्टर झील। जब हिमानी के क्षेत्र में कठोर व मुलायम चट्टान आ जाती हैं तो मार्ग में अनेक सोपान बन जाते हैं। कभी कभी इन सोपानों के निर्माण में भ्रंश का भी योगदान होता है। बिल्कुल होता है। जब ये भाग था और इसके आगे वाला भाग नीचे धंस गया, इसका मतलब इसमें भ्रंश का योगदान होता है। इससे अनेक सीढ़ियां बन जाती हैं। इधर पीछे मैंने आपको ये चीजें दिखा तो दी, अब सिर्फ हम लिख रहे हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, ये सीढ़ियां ऐसी लगती हैं। भारत में हर चीज को देवी देवता राक्षसों से जोड़ के देखा जाता है। ये सीढ़ियां ऐसी लगती हैं जैसे दैत्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सीढ़ियां हों। अतः इन्हें दैत्याकार सीढ़ियां भी कहते हैं। एक और नाम आ गया दैत्याकार सीढ़ियां भी कहते हैं। ओके, जहां हिम ऊपर से नीचे गिरती है, वहां गर्त बन जाता है। जिसमें बर्फ भरी रहती है। जब यह बर्फ पिघलती है तो पानी से झील बन जाती है। जिसे पेटरनोस्टर झील कहते हैं। इससे पहले भी एक झील बन चुकी है, टॉर्न झील। आपको पता हो तो ये आपकी एक स्थलाकृति थी हिम सोपान तथा पेटरनोस्टर झील, जो आपकी कंप्लीट होगी। भाई बताओ, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो? ऐसा कुछ है भी क्या जो नहीं समझ में आया हो? जल्दी से आप कमेंट करके बताया करो भी।
यहां तक की बात समझ में आ गई तो कमेंट लिखें, फिर मैं अगली बात बता देता हूं। ओके, अगली बात पे चलें। इसके बाद हमारी अगली ये एक अलग स्थलाकृति है। चलो, इससे पहले हमारी एक और स्थलाकृति बनेगी हिमानी झील। कुछ भी नहीं है ये बात, ये कोई विशेष बात नहीं है। हिमानी झील का मतलब क्या होता है? जब हिमयुग था उस समय जहां से हिमानी बहती थी उसकी घाटी ने अपरदन से अपने आसपास के क्षेत्र से जो क्षेत्र नीचा कर दिया था, जो क्षेत्र नीचा कर दिया था, अब वो उस समय तो क्योंकि जब हिमयुग आता है तो समुद्र तल नीचा चला जाता है। ये बात आप बताओगे क्यों ऐसा होता है, ये आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अगले वीडियो में। जब हिमयुग आता है तो समुद्र 30 से 35 फैदम गहरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? चलो बता ही देते हैं, इतनी देर कौन वेट करेगा। बेटा, जब हिमयुग आता है तो पहले धरातल ठंडा होता है, इसलिए धरातल पे जो भी बारिश होती है वो बर्फ के रूप में वहीं जम जाती है, तो समुद्र से वाष्पीकरण होता रहता है, वापिस पानी समुद्र में आता नहीं है, तो समुद्र का तल नीचा हो जाता है। नहीं तो टोटल यदि समुद्र के पानी की बर्फ बने तो समुद्र तल ऊंचा और उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्फ का तो आयतन पानी से ज्यादा और होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहले पर्वतों पे, महाद्वीपों पे बर्फ जमती है, फिर धीरे धीरे महासागर जमते हैं, तो महाद्वीपों के ऊपर बर्फ जम जाती है, महासागर नीचा हो जाता है। तो हिमयुग के समय जब सागर तल नीचा हो जाता है तो हिम नदियां, हिम घाटियां गहरी हो जाती हैं, और जब हिमयुग समाप्त हुआ तो उन घाटियों में बर्फ पिघल के और पानी भर गया, और उससे बनी जो झीलें हैं उनको हिमानी झील कहते हैं। ओके, आपके कोई एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। एक पहले हम एक देखते हैं कहां है। ये आपका एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। आपको पता भी है ये वाला देश है कनाडा, ये वाला यूएसए, ये वाला मैक्सिको। इधर इन दोनों की सीमा पे सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, हायूरन, ये 5 जिले स्थित हैं। मिशिगन, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, हायूरन, ये 5 जिले स्थित हैं। और आगे ये सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा, आज के समय में सेंट लॉरेंस नदी इनसे निकल के अटलांटिक महासागर में गिरती है। जब हिमयुग रहा होगा तो उस समय समुद्र तल नीचा रहा और इमानी ने या अपरदन से गहरी घाटियां बना दी। जब हिमयुग समाप्त हुआ तो ये घाटी जो थी इनमें पानी भर गया, और पानी भर गया तो वो क्या बन गई? झील। ओके, हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित गहरी घाटियां जिनमें बाद में जल भर गया, झील कहलाई। जैसे उत्तरी अमेरिका की महान झील, और इसमें 5 झीलें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, अपनी एटलस में देखना है कौन कौन सी कहां है। सुपीरियर, मिशिगन केवल यूएसए में है, अपनी एटलस में देखनी है चीजें।
सुपीरियर मिशिगन, ओंटारियो, ईरी और हायूरन, और ये इनका चित्र है। इनका निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है। ओके, अब आपका 13 नंबर आ गया, फियोर्ड। बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है, ऐसा भी पूछा गया कि फियोर्ड तट कहां होते हैं। फियोर्ड्स क्या होता है? फियोर्ड्स देखो, आपके चित्र में मैंने ये आपको इसीलिए दिखाई, ये आपका जो एरिया है उसमें आप देखोगे तो ये एक आज के समय में तो ये नदी आ रही है, आज के समय में तो ये नदी आ रही है, लेकिन पहले ये क्या था? पहले जब हिमयुग था तो इमानी ने अपरदन से घाटियां बना दी जो समुंदर से मिलती थी, जो समुंदर से मिलती थी। उस समय तो हिमयुग में समुंदर का तल नीचे था, इसलिए ये गहरी घाटियां थी और इन घाटियों के द्वारा हिमानी समुद्र में जा रही थी। लेकिन जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का तल ऊपर उठा और इन घाटियों में पानी भर गया और ये समुद्र से मिली रहती हैं। ऐसी घाटियों को फियोर्ड तट कहते हैं। क्या कहते हैं भी? फियोर्ड तट कहते हैं। समझ में आई बात? फियोर्ड्स किसे कहते हैं? समझ में आई बात? फियोर्ड्स देखो, अब थोड़ा लिख देते हैं फियोर्ड्स में। उच्च अक्षांशों में, तो बेटा उच्च अक्षांशों के अलावा तो ये पॉसिबल नहीं होता। उच्च अक्षांशों में जलमग्न, मतलब आज उनमें क्या भरा है? जल, जलमग्न हिमानीकृत घाटियां जो समुद्र से जुड़ी होती हैं, समुद्र से जुड़ी होती है। ओके, अगली बात, फियोर्ड। फियोर्ड है क्या? फियोर्ड एक प्रकार का तट या किनारा है। फियोर्ड एक प्रकार का तट या किनारा है, और ऐसे किनारे कहां मिलते हैं? ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के नीचे वाले भाग में, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अलावा चिली, चिली, लेब्राडोर, लेब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट, लेब्राडोर, और नॉर्वे, विशेष रूप से नॉर्वे, विशेष रूप से नॉर्वे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्वे और ग्रीनलैंड में मिलते हैं। नॉर्वे व ग्रीनलैंड में मिलते हैं। ठीक है जी, आपको केवल इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि हिमयुग के समय जब समुद्र तल नीचा चला गया था तो जो हिमानी समुद्र में मिल रही थी उसने समुद्र के किनारे गहरी घाटियां बना दी, और वो गहरी घाटियां जब हिमयुग समाप्त हुआ तो वहां पानी से भर गई, और उन पानी वाली गहरी घाटियों का नाम है फियोर्ड तट। क्या नाम है? फियोर्ड तट। एक थोड़ा सा इनका और कंपैरिजन कर लेते हैं, नोट डाल के हम। फियोर्ड, फियोर्ड क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित कटा फटा तट। तट का मतलब होता है किनारा जिसके एक और पानी होता है, बिल्कुल, और एक होता है डालमेशियन तट, डालमेशियन तट। ये फियोर्ड तट और डालमेशियन तट, इसमें क्या अंतर है?
तो डाल्मेशियन तट क्या होता है? कार्स्ट प्रदेश, इसका मतलब होता है चुनने का प्रदेश, और इसमें भूमिगत जल स्थलाकृति बनाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, इतना याद रखना है। चुनना प्रदेश जो होता है उसमें जब पानी अंदर प्रवेश कर जाता है तो पानी उसके अंदर जो स्थलाकृति बनाता है उनको कास्ट स्थलाकृति कहते हैं, और उस प्रदेश को कास्ट प्रदेश कहते हैं। कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित कटाफटा तट, निर्मित कटाफटा तट आपको पता होना चाहिए। फियोर्ड जो बनाती है वो बनाती है हिमानी, डाल्मेशियन तट बनाती है भूमिगत जल, और एक और आपका रिया तट। रिया तट कौन बनाता है? रिया तट तो ये होता है नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित कटाफटा तट। नदी के द्वारा निर्मित कटाफटा तट रिया तट कहलाता है। तीनों को आपको कंपैरिजन करना है। ये कौन बनाती है? हिमानी। ये कौन बनाता है? भूमिगत जल। और ये वाला कौन बनाती है? नदी। बस ये कंपेयर कर लेना है। तो यहां से जब आप कंपेयर कर लोगे तो कभी कोई तट में समस्या आने वाली है ही नहीं। कितने नंबर स्थलाकृति चल रही थी भी हमारी? 13 नंबर। तो 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर स्थलाकृति पे आ जाओ। 14 नंबर स्थलाकृति है हमारी ट्रिम लाइन। ट्रिम लाइन। और 15 नंबर स्थलाकृति है आपकी स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन। क्या फर्क है इनमें? सिर्फ एक बात का फर्क है। आपको ये घाटी दिख रही है, ये भी थोड़ी ऐसी आएगी, चित्र तो ऐसा ही आएगा। आपको ट्रिम जोन, ये वाला ट्रिम जोन होता है यहां से लेके और तली तक का जो भाग होता है ये होता है। इसके अंदर जब ग्लेशियर चलता है तो ऐसी ऐसी लाइन बन जाती है किनारों पे, किनारों पे लाइन बन जाती है, किनारों पे, उनका नाम होता है ट्रिम लाइन। और जो तली में बनती है ना, तली में जो बनती है उनका नाम होता है स्ट्रेन। तली में जो लाइन बनती है उनका नाम क्या होता है? स्ट्रेन। और किनारों पे जो बनती है उनका नाम क्या होता है? ट्रिम लाइन। ये होती है ट्रिम लाइन और ये क्या होती है? स्ट्रेन। बस इतना अंतर है। ये आपको मैंने हिमानी का पिक्चर दिखाया है, देखिए। हिमनद घाटी में किनारों पर हिमानी के अपघर्षण, जब रगड़ती हुई हिमानी आगे चल रही थी तो किनारों पे जो निशान बने थे उन निशानों की बात है। हिमानी के अपघर्षण से निर्मित चिन्ह या आप आम भाषा में कहो तो निशान ट्रिम लाइन कहलाते हैं। ट्रिम लाइन कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, ट्रिम लाइन कहलाते हैं। और स्ट्रेन क्या होते हैं? जहां हिमयुग रहा हो वहां सतह पर, सतह मतलब तली, सतह पर हिमानी अपघर्षण से निर्मित, हिमानी अपघर्षण से निर्मित खरोच
खरोचे, खरोच तो समझते हो ना, निशान, खरोच, खरोचे स्ट्रेन कहलाती हैं, स्ट्रेन कहलाती हैं। ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेन की बात थी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार आप कमेंट कर दे, फिर मैं आगे की बात शुरू कर देता हूं। बताओ भाई। चलो आ गई। हाँ, तो हम अब बात करेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की। निक्षेप जनित स्थल रूप, निक्षेप जनित स्थल रूप। ओके, क्या करता है हिमनद, अपने साथ लाए, अपने साथ लाए कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, बजरी। सर ये क्या है बेटा? ये कणों के आधार पे नाम है। सबसे, ये सबसे बारीक होती है, 1 mm से 2 mm तक का भाग जो होता है वो रेत होती है। इससे बड़े कण बजरी कहलाते हैं, उससे बड़े कंकड़ कहलाते हैं कंकड़, उससे बड़े पत्थर कहलाते हैं बजरी। आदि का जमाव, आदि का जमाव क्या कहलाता है? आदि का जमाव ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाता है। ग्लेशियल, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रवाह, ग्लेशियल का मतलब होता है ग्लेशियर द्वारा जमा किया गया, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाता है। बिल्कुल भी, ये आपकी बात होती है। हिमानी जब बह के आती है, अपने साथ जो भी बड़ा छोटा कंकड़ पत्थर जो भी लाती है, उनको जो सब जमा होते हैं किसी भी आकार में, किसी भी रूप में, उन सब को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। ग्लेशियल ड्रिफ्ट, जैसे हम जल द्वारा बहाकर लाए गए सबको एक साथ एक वर्ड देते हैं जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, क्या उसमें केवल मिट्टी होती है? नहीं। तो ऐसे ही ये ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या कहलाता है। और अब इसको क्या होता है, आकार के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, और सबसे पहली स्थलाकृति होती है टिल। टिल, आप इस निक्षेप को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो ये बताओ। आप इस निक्षेप को देख रहे हो तो आपको बड़ा पत्थर भी दिख रहा है, छोटा पत्थर भी दिख रहा है, बहुत बारीक रेत भी दिख रही है, बहुत बारीक रेत भी दिख रही है, बहुत बारीक बारीक भी दिख रही है, बड़े बड़े भी दिख रहे। जब कोई भी नदी जब आएगी ना तो ऐसा नहीं होता, नदी में ऐसा नहीं होता। नदी कोई भी पर्वत से नीचे उतर के आएगी तो वो क्या करेगी? सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों का जमाव करेगी, फिर छोटे का करेगी, फिर और छोटे का करेगी, फिर और छोटे का करेगी, सबसे बारीक सबसे बाद में जमा करेगी। और ईमानी क्या कर देती है? एक साथ जमा कर देती है। और एक साथ जब जमा कर देती है बड़ा छोटा पत्थर, कंकड़, रेत, मिट्टी, चिक्का, बजरी, सब कुछ, तो उसका नाम क्या होता है? टिल। उसका नाम क्या होता है? टिल। ये होते हैं अवर्गीकृत निक्षेप। अवर्गीकृत निक्षेप का मतलब है बड़ा छोटा सब एक साथ जमा हो जाते हैं, और जब एक साथ जमा हो जाते हैं तो उसका नाम होता है टिल। क्या होता है? टिल।
ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ ले ईमानी द्वारा जमा किए गए वर्गीकृत निक्षेपों को क्या कहते हैं? वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड, पहले बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे, तो उसका नाम होता है ईमानी धोत मैदान, आउटवास प्लेन। और आउटवास प्लेन ईमानी नहीं बनाती, ईमानी से पिघला हुआ जल जल उस मैदान को बनाता है, तो वो ईमानी जलोढ़ निक्षेप से बनता है, हिमानी जलोढ़ निक्षेप से बनता है, और ये केवल हिमानी से बनता है। बर्फ तो चली आ रही है, अपने साथ सब कुछ लेके आ रही थी, यहां आके टेम्परेचर बढ़ गया तो अचानक पानी बन गया, तो आप बताओ क्या होगा? बड़ा छोटा सब यहीं जमा हो जाएंगे, तो अवर्गीकृत रहेंगे। हिमानी अनक्लासिफाइड डिपॉजिट्स करती है, आपको ये बात बता रहनी चाहिए। इसमें बता देता हूं अब क्या होता है। हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत निक्षेप, अवर्गीकृत निक्षेप, ये इसका नाम यही होता है। इसमें आकार के अनुसार, इसमें आकार के अनुसार श्रेणीकरण नहीं होता है, श्रेणीकरण नहीं होता है, क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, बड़े छोटे एक साथ जम जाते हैं। अतः छोटे व बड़े कण, छोटे व बड़े कण सब एक साथ एक ही जगह पर निक्षेपित हो जाते हैं। ऐसे जमाव को, ऐसे जमाव को टिल कहते हैं। ऐसे जमाव को क्या कहते हैं? टिल। ऐसा जमाव आपका टिल कहलाता है। कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बहुत कुछ समझने वाला है ही नहीं। बस एक बात दिमाग में आए कि अवर्गीकृत जमाव टिल कहलाता है, काम की बात इतनी ही है। उसके बाद टिल के बाद हम चलें अगली बात पे। ये हमारी 2 नंबर स्थलाकृति होगी निक्षेपात्मक में, जिसका नाम होगा हिमोड, जलोढ़ जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। हिमोड, हिम द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, हिम द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद, इसको इंग्लिश में कह देते हैं मोरेन। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ आप अच्छा पढ़ते ही नहीं है, और हिंदी में ऐसे लिख देंगे तो उसको लगेगा हिमोड और मोरेन है, क्योंकि हिंदी में तो लिखा है गई। आप मोरेन्स, 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 ये देख रहे हो, ये सब मोरेन्स, 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 और ये आगे आउटवास। आउटवास जो होगा ये इससे आगे आपकी हिमानी नहीं है, इससे आगे ये नदी बन गई, नदी, इससे आगे क्या बन गई? नदी, और यहां तक क्या है? हिमानी। इसका मतलब ये क्या है? ये है स्नो लाइन, ये स्नो लाइन है, और ये वो आउटवास प्लान, हिमानी धोत का मैदान, यही है वो। ओके, आपके सामने है हिमोड या मोरेन, कुछ नहीं है। हिमोड नदी द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद, जहां जमा करेगा उसका, उसके आधार पे नाम हो जाएगा हिमोड। देखो हिमानी द्वारा जमा किए गए अवसाद को
अवसाद को हिमोड या मोरेन कहते हैं, हिमोड या मोरेन कहते हैं। ठीक बात है भाई। हिमोड या मोरेन के प्रकार, मोरेन के प्रकार, इसको 4 वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 आपका नाम होता है पार्श्विक हिमोड, पार्श्विक हिमोड। दूसरा आपका होता है क्या भी, तलस्थ, तलस्थ हिमोड। तीसरा आपका होता है मध्यस्थ हिमोड, मध्यस्थ हिमोड। चौथा आपका होता है अंतस्थ हिमोड। अंतस्थ का मतलब होता है आखिरी। आप देखो अब ये नाम कौन कौन से, पार्श्विक आपको इधर दिखा देता हूं। ये लेटरल, ये है, ये जो जमाव हो रहा है, ये जो जमाव हो रहा है इसका नाम है पार्श्विक हिमोड। इसका नाम क्या है, ये वाला, इस वाले का नाम है पार्श्विक हिमोड। जिसका जमाव किनारों पे होता है उसका नाम होता है पार्श्विक हिमोड। दूसरा आ गया आपके मध्यस्थ। देख लो ये इधर से ये पार्श्विक था, बट जैसे ये दोनों मिले ये बीच में आ गया, और बीच में आ गया तो इसका नाम हो गया मध्यस्थ हिमोड। इसका नाम हो गया मध्यस्थ हिमोड। और जो लास्ट में जमेगा, लास्ट में, एकदम लास्ट में, उसका नाम होगा आखिरी, अंतिम, अंतिम हिमोड, क्योंकि उससे आगे हिमानी नदी में बदल जाएगी। और जो इसकी तली में जमेगा, तली में, तली में, उसका नाम होता है क्या भी, तलस्थ, तलस्थ हिमोड। उसका नाम तलस्थ हिमोड होता है। तो ये आप, ये तो कोई बहुत विशेष बातें हैं नहीं भाई। किनारों पे जम गया तो पार्श्विक, तली में जम गया तो तलस्थ, जहां इमानी समाप्त होके नदी बन जाएगी वहां जमा तो अंतिम हिमोड, अंतिम हिमोड। और नदी जहां नीचे तली में जम गया वो तलस्थ हिमोड। बस इतनी तो बात है। उसके बाद आपकी तीसरी स्थलाकृति बनती है, उस पे आ जाओ आप। तीसरी स्थलाकृति कौन सी बनती है, उसका नाम होता है नोब एंड बेसिन। नोब एवं बेसिन। बेसिन का मतलब होता है मैदान, और नोब क्या होता है, ये केवल अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब आखिरी, आखिरी में जो जमा, आखिरी में स्नो लाइन के पास, उसमें अंतस्थ हिमोड में निर्मित टीले, टीले नोब कहलाते हैं, नोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नोब। और तथा इसी अंतस्थ में, तथा बेसिन, बेसिन तो इसका नाम है ही, तथा क्या कहें, तथा गर्त, तथा गर्त बेसिन कहलाते हैं। मतलब जो गड्ढा बनता है वो तो कहलाता है बेसिन, और जो टिल्ला बनता है वो कहलाता है नोब।
हमारी 4 नंबर स्थलाकृति अब बनेगी ड्रमलीन। ड्रमलीन, ड्रमलीन, ड्रमलीन क्या होता है? ड्रमलीन गोलास्म, गोलास्म का मतलब बड़े पत्थर, गोलास्म एवं मृत्तिका के जमाव से, मृत्तिका के जमाव से अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी में क्या होता है? ऐसे गोल गोल अंडे दिखते हैं बाहर, और क्या होता है? ऐसे गोल गोल दिखते हैं अंडे की टोकरी, या उल्टी नाव, उल्टी नाव जैसी स्थलाकृति बन जाती है। अरे जो इमोड जम रहा था उसी इमोड से मान लो अंडे की टोकरी जैसी स्थलाकृति बन जाए या उल्टी नाव जैसी स्थलाकृति बन जाए तो उसे ड्रमलीन कहेंगे, ड्रमलीन कहेंगे। ओके जी, बताओ ड्रमलीन में और क्या बताना है? ये आपकी बात कंप्लीट हो गई, ड्रमलीन की बात कंप्लीट हो गई। अब जो हम बात करेंगे, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि एक बार ये बता दो, आ गई? तो हम शुरू करते हैं अगली। अगली हमारी स्थलाकृति का नाम ध्यान से सुने सबसे पहले। दो आप अपने दिमाग से पूछें ये क्या आ गया? हिमानी की निक्षेपात्मक स्थलाकृति तो कंप्लीट हो गई, तो अब और क्या पढ़ेंगे वो देखो। अब हम पढ़ेंगे हिमानी जलोढ़, मतलब बर्फ और पानी दोनों के जमाव से हिमानी जलोढ़ निक्षेप जनित स्थलाकृति, जनित स्थलाकृति। इस बात को आप समझ गए क्या है कि ये आपकी एक हिमानी आ रही थी और यहां आपकी आ गई स्नो लाइन। इस स्नो लाइन का मतलब है कि क्या मतलब है स्नो लाइन का? स्नो लाइन का मतलब है कि यहां से ऊपर तापमान -1 डिग्री सेल्सियस है, यहां 0 डिग्री है, यहां +1 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये यहां तक जो हिमानी थी अब वो क्या बन जाएगी? नदी। अब वो नदी बन जाएगी, पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और ऐसा तो होता नहीं कि पूरी बर्फ यहां आई एकदम पानी में बन गई, ऐसे थोड़ी होता है। बीच बीच में उसमें बर्फ के टुकड़े भी तैरते रहेंगे और वो भी चलते रहेंगे। तो इस पानी और बर्फ के टुकड़े, नदी और हिमानी दोनों से जो स्थलाकृति बनती है वो कहलाती है हिमानी जलोढ़ निक्षेप जनित स्थलाकृति। बहुत बार एग्जाम में निम्न में से कौन सी स्थलाकृति भिन्न है? और आपसे पूछा गया क्या? आपसे पूछा गया जैसे हिमोड, और एक जैसे पूछ लिया एस्कर, एक पूछ लिया केम और एक पूछ लिया केटिल। अब चारों निक्षेपात्मक स्थलाकृति, लेकिन इमोड या मोरेन हिमानी द्वारा निर्मित है और एस्कर, केम और केटिल ये हिमानी और जलोढ़ द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति हैं। तो आपसे यहां से ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जब अंतस्थ हिमोड बन जाता है,
बन जाता है तो तापमान बढ़ने के कारण हिमनद अवसान, ये शब्द मैं आपको पिछले 2 दिन से लगातार बता रहा हूं। एब्लेशन कहते हैं इसको, अब्लेशन, अवसान को प्राप्त होता है, हिमनद अवसान को प्राप्त होता है, जिससे क्या होगा अभी, जिससे हिम एवं जल के निक्षेपण से स्थलाकृतियां बनती हैं, अब आप समझ गए ये स्थलाकृति केवल हिमानी की नहीं है, हिमानी और जल दोनों की स्थलाकृति है। इन्हें देखो, दोनों का नाम एक साथ लिखेंगे, हिमानी जलोढ़, हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति कहते हैं। मेरा धीरे पढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, और बहुत फास्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ रह जाएंगी। अब आपकी पहली स्थलाकृति है एस्कर। क्या होती है? एस्कर। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं, मतलब अलग अलग धाराओं में जल विभाजित हो गया, जल धाराओं द्वारा मलबे के जमाव से निर्मित, अब इसकी आगे की विशेषता देखना क्या होती है। लंबे मतलब बहुत लंबा, पतला और सर्पिलाकार, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, सर्पिलाकार, कटक नुमा संरचना। कटक आप जानते हो त्रिभुजाकार होता है, कटक नुमा संरचना को एस्कर कहते हैं, एस्कर कहते हैं। ओके, इसकी रचना किससे होती है? इसकी रचना बजरी, रेत, विशेष रूप से तो बजरी रेत से ही होती है, तो आप बाकी को छोड़ दो, बजरी रेत से होती है। ये डिजिटल बोर्ड सबसे ज्यादा काम ही या तो मैथ रीजनिंग वालों को क्वेश्चन लिखने क्या है, बाकी वो तो बोर्ड पे वैसे भी लिखा जा सकता था। ज्योग्राफी में बहुत कारगर है। कैसे कारगर है अब हम बताओ, ये बातें आपको कैसे दिखाते, कहां दिखाते, अब आपके सामने पॉसिबल है। अब देखिए, आप इधर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है क्या? ये आपको ये कटक दिख रहा है क्या? फिर ये देखो ऐसे मुड़ गई, ये नजदीक से फोटो आ गई तो आपकी जोड़ी आ गई। ये सर्पिलाकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? ये आपका ये कटक है। अब देखो, दिख रहा है कि आपको एक कटक, ये हिमानी के जल में बदलने से बना है, इसका नाम है एस्कर। दो बातें ध्यान रखना, किससे बना है? हिमानी और जल
धाराओं द्वारा निर्मित। ये इसकी खास बात है एस्कर की। यही एस्कर आपको मैंने फिर से दिखाया है आगे। ये देखो, ये दूसरा आपको एक चित्र दिखाया है। इसमें आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, मैं ज्यादा नजदीक से लाइन नहीं खींचूंगा ताकि आपको, एक ये दूसरा एस्कर बन रहा है। ये दोनों धाराएं यहां आके मिल गई और अब इनका एस्कर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। आपको दिख रहा है? इसको साफ कर देता हूं। साफ करने के बाद ज्यादा दिखेगा, बाद में जब आपको पीडीएफ में देखना रहेगा तो आपको दिख जाएगा। ये भी क्या है? ये भी क्या है भी? एस्कर। क्या है ये? एस्कर है। इतना ध्यान में रहना चाहिए कि ये एस्कर है। ठीक है, इसके बाद अगली बात पे चलेंगे हम। ये हमारी एक और स्थलाकृति है और इसका नाम है 2 नंबर केम। केम क्या होती है? अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हिमानी जलोढ़ द्वारा निर्मित स्थलाकृति केम। हिमनद के पिघलने से, हाँ साहब पिघलने से, क्योंकि पिघलने से तो जल बनेगा। हिमनद के पिघलने से मलबा का जमाव, मलबा का जमाव ढेर नुमा हो जाता है। ढेर नुमा हो जाता है जिसे केम कहते हैं। जिसे केम कहते हैं। केम क्या है? टीला है। केम क्या है? टीला है। आप बताओ भी केम क्या है? टीला। और यही टीला जब केवल हिमानी बना रही थी तो इसका नाम था ड्रमलीन। तो इसका नाम क्या था? ड्रमलीन था। ओके, केम कहते हैं। किससे बना होता है? यह रेत व बजरी से बना तीवर ढाल वाला टीला होता है। टीला होता है। ठीक है जी। इसके बाद आपकी 3 नंबर स्थलाकृति होती है क्या भी? केटिल। केटिल व हमक। केटिल व हमक। केटिल और हमक होती है। केटिल क्या होता है? ये केटिल है। ये आपका केटिल है। ये आपका केटिल है। केटिल। केटिल। इसके अंदर आपको कोई गड्ढे के अंदर आपको कोई ऊंचा भाग दिख जाएगा तो उसका नाम होता है हमक। हमक होता है। और ये आपका केम है। ये आपका केम है। ये केम है। ये केम है। और ये आपका केटिल है। ये गड्ढा, ये केटिल है। केटिल। ठीक है। केटिल व हमक में देखो क्या होता है। केटिल क्या होता है? केटिल होता है हिमनद के पिघलने से निर्मित गड्ढा। गड्ढा केटिल कहलाता है। केटिल कहलाता है। ओके भी, हिमनद के पिघलने से निर्मित गड्ढा क्या कहलाता है? केटिल।
केटिल के मध्य, गड्ढे के अंदर की बात कर रहे हैं, केटिल के मध्य, गड्ढे के अंदर, केटिल के मध्य छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, जिन्हें हमक कहते हैं, हमक कहते हैं, जिन्हें हमक कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके भी, कुछ भी नहीं है। जो ढेर हो गया वो केम, गड्ढा हो गया वो केटिल, गड्ढे के अंदर कोई टीला हो गया तो वो हमक, हमक होता है, हमक होता है। इसके बाद आपका लास्ट स्थलाकृति आ गई जिसका नाम है हिमानी, हिमानी धोत मैदान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो ये होता है ये वाला आउटवाश प्लेन, आउटवाश प्लेन। आप देख रहे हो इधर तक हिमानी है, ये आपकी स्नो लाइन है। इससे आगे ये सब किस में बदल गई? जल में बदल गई। ये क्या बन गया? जल, बर्फ, बर्फ के टुकड़े भी बह रहे हैं सब। और इससे जो ये मैदान बना, ये वाला, इस मैदान का नाम है हिमानी धोत मैदान। ओके, जब हिमानी पर्वत पदीय भाग में, पर्वत पदीय भाग में मतलब पर्वत से नीचे उतरते ही, ये पर्वत से नीचे उतरते ही पर्वत पदीय भाग में जल में बदल जाती है। इसको भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? अवसान, एब्लेशन। बदल जाती है तो वह मलबा का जमाव, बड़े ध्यान से सुनना, मलबा का जमाव श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध, इसको हम कहेंगे आकार के अनुसार, श्रेणीबद्ध रूप में करती है। मतलब अब हिमानी का जो पानी बन गया वो पहले बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस प्रकार जमा करता है। ओके, श्रेणीबद्ध रूप से जमाव करती, जिससे निर्मित समतल मैदान को, समतल मैदान को हिमानी धोत मैदान कहते हैं। हिमानी धोत मैदान कहते हैं। ये आपकी बात है। इससे अवक्षेप मैदान भी कहते हैं। ये आपकी कुछ हिमानी व जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां थी। इतनी बातें समझ में आ गई?
बताओ भी, कमेंट करके बताओ, कोई और समस्या हो तो बताओ। चलो अगली बात पे चलें फिर, समझ में आ गया तो। बताओ भी, इतनी बातें समझ में आ गई तो ओके। अब हमारी हिमानी की स्थलाकृतियां कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक होता है हिमकाल। हिमकाल का मतलब होता है ऐसा समय जब पृथ्वी पूरी बर्फ में बदल जाती है, पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाती है, उसको हिमकाल कहते हैं। हिमकाल क्या होता है? देखो, जब धरातल पर जलवायु इतनी शीतल हो जाए, जलवायु इतनी शीतल हो जाए, मतलब इतनी ज्यादा ठंड हो जाए, कितनी कि बोतल का अधिकांश भाग लंबे समय तक बर्फ से ढक जाए, तो उस काल को हिमकाल कहते हैं। तो उस काल को हिमकाल कहते हैं। बताओ भी, हिमकाल की बात समझ में आई क्या होती है? जब मतलब लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाए तो उसको हिमकाल कहते हैं। ओके, अब अगला सवाल आता है, हिमकाल के कारण। अब ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेनली हम मोटे मोटे कारणों की बात करें तो हिमकाल के कौन कौन से कारण होते हैं? नंबर 1, स्थलाकृतिक उच्चावच में परिवर्तन। ये आपको पता होनी चाहिए कि बड़ी काम की बात है, लेकिन इसके कारण हिमयुग आता नहीं है। ये कुछ योगदान देता है। इसका कहने का मतलब है कि अधिकांश धरातल हिम रेखा से ऊंचा हो जाए। ओके भी, तो मान लो सारी धरती पे ऊंचे ऊंचे पर्वत ही पर्वत हो जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ जमेगी, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। नंबर 2, ध्रुवों में परिवर्तन। बिल्कुल, मान लो चाइना के बीच में आके उत्तरी ध्रुव हो जाए तो फिर चाइना, रूस, भारत, इन सब में बर्फ जम जाएगी, तो बड़े स्थल पे बर्फ जम जाएगी, तो हिमयुग आ सकता है। नंबर 3, महाद्वीपों में विस्थापन। ये भी वही बात है कि मान लो सारे महाद्वीप जाके और ध्रुवों के चारों ओर चले जाएं तो
आज अंटार्कटिका ने कोई बुरा काम थोड़ी किया है, वो केवल दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर, तभी तो वहां बर्फ जमी हुई है। तो ये सारे स्थलीय भाग यदि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर चले जाए तो वहां पे भी बर्फ जम जाएगी। एक एग्जांपल बताऊं आपको, क्या? कार्बोनिफेरस, चलो कोई जरूरत नहीं है इसकी, फालतू की बात भी अच्छी नहीं होती, ज्यादा नॉलेज भी कई बार नुकसान करती है। 4 नंबर कारण बताओ, CO2 की मात्रा में कमी। बिल्कुल, CO2 ही तो ऐसी गैस है जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देती है, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई, इसको आने तो देती है लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई तरंगों को वापस नहीं जाने देती। यही पृथ्वी पे तापमान को मेंटेन रखती है। जितनी CO2 ज्यादा होगी तापमान बढ़ेगा, जितनी कम होगी कम हो जाएगी। अगला कारण, गर्म सागरीय धाराओं, गर्म सागरीय धाराओं के मार्ग में अवरोध, के मार्ग में अवरोध, मतलब गर्म धारा यदि ऊपर तक नहीं जाएंगी तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर गर्म तापमान जो है वो केवल विषुवत रेखा के आसपास ही रह जाएगा, और विषुवत रेखा के आसपास रह जाएगा तो क्या होगा? तो फिर तो उससे आगे के क्षेत्र जो है वो ठंडे हो जाएंगे, वहां बर्फ जम जाएगी। आपने एक बात पढ़ी है क्या? 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण के बीच आगत उष्मा अधिक होती है, छोड़ी गई उष्मा कम होती है, और 40 से ध्रुवों के बीच पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा अधिक होती है, तो फिर छोड़ी गई उष्मा अधिक होती है, तो 40 से आगे वाले भाग जो है वो तो बर्फ से ढक ही जाएंगे। वहां तो ये गर्म धाराएं, पवने, चक्रवात, यही तो ऊर्जा ले जाते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम अगली बात पे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बड़ी काम की बात है। उत्तरी अमेरिका व यूरोप में क्या है? उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अंतिम मोड के जमाव के आधार पे वैज्ञानिकों ने 4 बार हिम चादर के आगे बढ़ने और 4 बार पीछे हटने, मतलब 4 बार बर्फ जम के आगे बढ़ी और फिर पिघल के पीछे आ गई। 4 बार यानी 4 हिम युगों के प्रमाण मिलते हैं, ये बात याद रखना चाहिए। उत्तरी अमेरिका व यूरोप में अंतिम हिमोड का मतलब होता है जिससे आगे हिमानी पानी में बदल जाती है। अंतिम हिमोड गोलास्म, मर्तिका, गोलास्म बड़े पत्थर, मर्तिका मिट्टी, हिम बजरी के जमाव के आधार पर, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। हिम बजरी के जमाव के आधार पर हिम चादर के 4 बार, हिम चादर के 4 बार प्रसार का मतलब होता है आगे बढ़ना, वह 4 बार निवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। निवर्तन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है भी। और 2 विद्वान हुए हैं, पेंक व ब्रुकनर। पेंक व ब्रुकनर, ये नाम तो कभी नहीं पूछा गया आज तक एग्जाम में, लेकिन आगे वाली बात पूछी गई, ने
यूरोप महाद्वीप में कर्मिक रूप से 4 हिमकाल बताए। पेंग व ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में 4 हिमकाल बताए और उन हिमकालों का नाम क्या था वो देख लीजिए आप। पहले हिमकाल का नाम था गुंज, ये इन्होंने दिए हैं नाम। पहले का नाम क्या दिया? गुंज। दूसरे का नाम क्या दिया? मिंडल। और तीसरे का नाम दिया, बताओ, आप बताओ कमेंट करके, ये तो हजारों बार परीक्षा में है, रिस। और चौथे का नाम दिया वुर्म। अब बहुत बच्चों के दिमाग में होता है सर इनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएं? बेटा आपको जैसा लगे वैसे बना लो। आप पहले का गु मी री वु ऐसे बना लो बस। और तो क्या इलाज है बताओ? कोई इलाज ही नहीं। आखिरी वाले अक्षरों का बना लो, जय ले से में, जलस मर। भाई आखिरी के नाम बनाओगे तो इसका जय, इसका ले, इसका से और उसका मैं के ऊपर रहे तो मर, जलस मर तो जय आखिर में एक ही है, गुंज, ले, मिंडल, से, रिश और वो। ये वाली कम कामयाब है, ये वाली ज्यादा कामयाब है। और 20 30 50 बार आप इसको पढ़ोगे तो ये नाम याद हो जाएंगे, गुंज, मिंडल, रिस, वोर्म। और ये बात आपकी इंपोर्टेंट की पावर 1 लाख है। 1 लाख इंपोर्टेंट की पावर 1 लाख है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड सब में आता है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिमकाल बताए। उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिमकाल बताए जो क्रम से इस प्रकार हैं। क्रम से का मतलब होता है क्रम से हम नाम बताएंगे। इसका पहला नाम था नेब्रास्कन। दूसरे का नाम है कनसान, नेब्रास्कन, कनसान। इलिनवाइन, देखो भी आसानी से तो याद मेरे ही नहीं होते, याद तो करने पड़ते हैं। इलिनवाइन क्योंकि अजीब से नाम है। और एक विस्कॉन्सिन, ये आपके उत्तरी अमेरिका में 4 हिमकालों के नाम हैं। इनके नाम एग्जाम में कम पूछे गए हैं और ये वाले ज्यादा पूछे गए हैं। आजकल ये भी खूब आ जाता है। इसी के साथ आपका हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार रिवीजन और करवा देता हूं, देख लो। आज हमने जो शुरू किया वो कहां से शुरू किया था? बहुत आसान टाइप की बातें थी, कोई बहुत मुश्किल थी नहीं। हमने यहां से शुरू किया था, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां
अपर्दनात्मक युवाकार घटी, लटकती घाटी, सर्क, टोर्न झील, हॉर्न, अरेत, कॉल, श्रिंग पुछ, भेड़ पीठ शिला। यहां तक का पीछे की वीडियो में हो गया था। आज हमने शुरू किया नूनाटक, हिम सोपान, हिमानी झील, फ्योर्ड, ट्रिम लाइन और स्ट्रेन। बताओ इनमें कोई दिक्कत वाली बात थी क्या? ये हमने हिमानी क्या होती है थोड़ी सी बातें देखी थी। ये आपका नूनाटक था। नूनाटक क्या होता है? अपर्दन से निर्मित टीले नुमा संरचना। फिर आपकी थी, ये नूनाटक के चित्र थे दो। फिर हिम सोपान, जब बर्फ ऊपर से नीचे गिरे तो उसको हिम सोपान कहते हैं। और जब जहां गिरती है वहां गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में बर्फ भर जाती है। जब ये पिघलती है तो आपकी क्या बन जाती है? पानी भर के झील बन जाती है, पेटरनोस्टर झील कहते हैं। ये आपकी कौन सी झील है? ये पेटरनोस्टर झील, ये आपकी पेटरनोस्टर झील है। ओके, और ये क्या है? ये हिम सोपान है, ये हिम सोपान है और ये पेटरनोस्टर झील है। उसके बाद देखो हिम सोपान पेटरनोस्टर झील हमने बताई। फिर आपके बाद आ गई हिमानी झील। हिमानी के अपर्दन से निर्मित गड्ढे, जब हिम युग समाप्त हुआ तो उनमें पानी भर गया, जिससे हिमानी झील बन गई। फियोर्ड क्या होते हैं? समुद्र के किनारे हिमानी द्वारा अपर्दन से निर्मित गहरी घाटियां होती हैं। जब हिमयुग समाप्त हुआ वहां पानी भर गया, आजकल उनको फियोर्ड कहते हैं। फियोर्ड के बाद मैंने बताया फियोर्ड हिमानी बनाती है, डाल्मेशियन भूमिगत जल बनाता है, रिया तट नदी बनाती है। उसके बाद हमारा था ट्रिम लाइन, किनारों पे जो खरोच बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा भी, कोई भी बह के जाएगा, रगड़ता हो जाएगा तो बराबर में निशान बनाएगा, उसको ट्रिम लाइन कहेंगे। और तली में बनाएगा उसको स्ट्रेन कहेंगे। ये हमारी बात थी। उसके बाद निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में टिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये अवर्गीकृत निक्षेप होते हैं, इनको टिल कहते हैं, ये हिमानी द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बाद आपका था हिमोड। हिमोड में पार्श्विक हिमोड, मध्यस्थ हिमोड, तलस्थ हिमोड, अंतस्थ हिमोड। और अंतस्थ हिमोड में जब टीला बन जाता है तो उसको नोब कहते हैं, और मैदान बन जाता है तो उसको, गर्त बन जाता है तो उसको बेशीन कहते हैं। ये आपकी बात थी। फिर ड्रमलिन था, अंडे की टोकरी के समान जमाव आपके। उसके बाद आ गया एस्कर, ये हिमानी और जलोढ़ से निर्मित है। यहां पे ये बात आप नोट करेंगे कि ये हिमानी और जलोढ़, बर्फ और पानी दोनों के जमाव से बनी है एस्कर। ये आपके सामने एस्कर के दो चित्र थे जो आपने देखे। और एक बार वापस से मिटा देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाले एस्कर थे और ये वाला भी एस्कर था। फिर हमने बात की केम। केम क्या होता है? ऐसा ऊंचा टीला होता है। केटिल क्या होता है? गड्ढा। गड्ढे के अंदर कोई टीला बन जाए तो उसको हमक कहते हैं। इतनी बात है। और ये जब आखिर में हिमानी पिघल जाती है और मैदान बनाती है, जो क्या होता है? वर्गीकृत होता है। मलबा का जमाव, श्रेणीबद्ध जमाव, श्रेणीबद्ध जमाव, या आप कह सकते हो वर्गीकृत जमाव। वर्गीकृत जमाव होता है ये आपका आकार के अनुसार जमाव होता है। इसको कहते हैं हिमानी धोत मैदान। और उसके बाद आपके आ गया हिमकाल। क्या होता है? जब बहुत लंबे चौड़े एरिया में लंबे समय तक बर्फ जम जाए तो उसको हिमकाल कहते हैं। और लास्ट हमारी दो काम की बातें थी। यूरोप में 4 हिमयुगों के नाम क्या है? गुंज, मिंडल, रिस और वोर्म। और उत्तरी अमेरिका में नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन। ये आपकी आज की बातें। यहां विराम देते हैं इसको। कल जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।